Hello students, welcome to all of you on this very bright and result-listening platform of Sri Science Academy and Science World. This is your chemistry mentor Dr. R.K. Tiwari. स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे आयोनाइजेशन पोटेंशियल के फैक्टर्स। अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने यही कहा था, गुड इवनिंग यहाँ, अगर आप लोग याद होगा तो हम लोगों ने पहले इसकी डिफिनेशन पढ़ी थी। उसमें कहा गया था क्या कि सिंपली याद रखना कि एनर्जी है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। यही कहा गया था ना। तो वो बात आपको याद है। फैक्टर की बात हम लोग कहते हैं ना, फैक्टर ही मेन है। हम लोगों से भाई एग्जाम में मैंने कहा था कि आपको एटम आयन मिक्स करके पूछ लिया जाएगा, उसका फर्स्ट आईपी वैल्यू या सेकेंड आईपी वैल्यू ये पूछा जाएगा और पैटर्न वही रहेगा। हाईएस्ट आईपी किसकी है या लोवेस्ट आईपी किसकी है, या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आईपी क्या है या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आईपी क्या है। ये चार तरह क्वेश्चन बनते हैं। इसके साथ साथ इस आईपी वैल्यू के ढेर सारे अप्लाइड एप्लीकेशंस हैं, जैसे मेटालिक कैरेक्टर, मेल्टिंग पॉइंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट, रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये सब के सब जो होते हैं आईपी वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। तो इस तरह से आईपी वैल्यू जान के हम कई बातें एक साथ हम जान लेते हैं। तो खैर अभी तो प्रेजेंट टाइम में आईपी वैल्यू की ही हम बात कर रहे हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल को इस आर्ट में आईपी वैल्यू कहा जा रहा है और उसके हमने तीन नाम आपको और बताए थे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और साथ में आईपी, सारी बात हुई थी। उसमें हमने फैक्टर में देखा था कि जो आईपी वैल्यू होती है, अगर आपको याद है तो याद करिए, आईपी वैल्यू बताया गया था कि जो आईपी वैल्यू होती है वो इनवर्सली रिलेटेड टू रेडियस या साइज होती है। एक फैक्टर ये बताया गया था। अगर हम फैक्टर्स अफेक्टिंग द आईपी वैल्यू की बात कर लें, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द आईपी वैल्यू, अफेक्टिंग द आईपी वैल्यू। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी के हेल्प से हम बता पाएंगे कि किसकी आईपी वैल्यू हाई है और किसकी आईपी वैल्यू लो है। ये फैक्टर्स अफेक्टिंग द आईपी वैल्यू। तो पहला आपका ये हो गया। सेकंड इसका बताया गया था, ये बात हो चुकी थी, याद करिए। मैं जस्ट आपको रिमाइंडर दे रहा हूँ, रिकैपिंग कर रहा हूँ ताकि आपको बातें दिमाग में आ जाएं और हम लोग आगे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाए। सेकंड पॉइंट बताया गया था कि जो आईपी वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होती है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपको याद होगा कि आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स पर जो न्यूक्लियस का नेट या रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसी का नाम है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बात हम लोग कर चुके हैं, मैं जस्ट रिमाइंडर आपको दे रहा हूं। और तीसरी बात जो हम लोगों ने किया था, जिस पर हम लोगों ने एक एक्सेप्शनल केस भी देखा था, वो क्या था? वो था हम लोगों का पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट की बात किया गया था और इसमें बताया था कि एटॉमिक स्फीयर में कौन सा ऑर्बिटल कितनी गहराई तक प्रेजेंट है या कितना डीपली सिचुएटेड है। और उसमें ऑर्डर बताया गया था ये कि एस जो होता है, एस ऑर्बिटल सबसे ज्यादा अंदर तक होता है यानी मोस्ट पेनिट्रेटेड होता है। इसके बाद आता है पी, नेक्स्ट कम्स डी एंड लेस पेनिट्रेटेड एफ। ये बात हम लोगों ने किया था और इसी पर बेस्ड हम लोगों ने पिछले क्लास में क्वेश्चन देखा था, याद? हाँ, अच्छा ध्यान दीजिएगा, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सेप्शन को सॉल्व करता है। तो मैंने बताया था आपको कि जो हमारा हम लोगों का जो सेकेंड पीरियड है उसमें आप जानते हैं कि पहले बोरन है ना, इनफैक्ट पहले हम लोग बात की एग्जाम्पल लिए थे बेरिलियम, तो बेरिलियम पहले है, उसके बाद से बोरन है। हम बात कर रहे हैं इसमें सेकेंड पीरियड की और हम लोगों ने कहा था, याद करिए, जब रेडियस हम लोग पढ़ रहे थे तो कहा गया था कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो रेडियस क्या होती है, डिक्रीज करती है। तो अगर रेडियस यहाँ डिक्रीज कर रही है, अगर रेडियस यहाँ पे अगर बात किया जाए कि रेडियस यहाँ डिक्रीज करती है, तो यहाँ कह रहे हैं कि रेडियस जो है आईपी की इनवर्स है।
तो अगर रेडियस डिक्रीज कर रही है तो इसका मतलब आईपी यहाँ पे क्या होना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, यही ना। और इस रूल के हिसाब से ध्यान दीजिए, अगर रेडियस की बात अगर की जाए, रेडियस की बात किया जाए तो आप यही कहेंगे ना कि जो बेरिलियम की जो रेडियस है वो बोरन की रेडियस से हाई है। तो अगर आईपी की बात करें आप, आईपी में इसका ठीक उल्टा बोलना पड़ेगा। तो आईपी के लिए हम लोग क्या कहेंगे कि अगर आईपी की बात होगी तो इसका अपोजिट होना चाहिए, यानी यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए कि बोरन की जो आईपी है वो हाई होना चाहिए देन बेरिलियम, ऐसा होना चाहिए। लेकिन हम आपसे कहते हैं कि नहीं ये गलत है, रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता। देखो मैं क्रॉस कर रहा हूँ, काट रहा हूँ, नहीं होता, बल्कि सही क्या है कि बेरिलियम की आईपी हाई होती है देन बोरन, ठीक है ना, एक्सेप्शन है। तो अगर हम दोनों एक्सेप्शन एक साथ लेना चाहें, ध्यान दिए हमने कहा था कि जिस तरह से सेकेंड पीरियड में आप जानते हैं कौन कौन से हैं, ये बेरिलियम के बगल में आप जानते हैं बोरन होता है। तो थर्ड पीरियड में अगर आप जाएंगे तो यहाँ क्या, इसी के नीचे क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा मैग्नीशियम और यहाँ पर मिलेगा एल्यूमिनियम। याद रखिएगा ये 2 पेयर्स ऑफ एक्सेप्शंस हैं। रूल के हिसाब से बोरन की क्या होनी चाहिए, आईपी हाई होनी चाहिए देन बेरिलियम, लेकिन नहीं होता, बेरिलियम का हाई होता है, यानी ये जो लिखा है रॉन्ग हमने काट दिया है। तो अब जरा सा मैं इन दोनों को दिखाना चाहूँ तो रूल के हिसाब से बेरिलियम से हाई होना चाहिए बोरन का, लेकिन नहीं होता। इसी तरह से यहाँ पर मैग्नीशियम से हाई होना चाहिए एल्युमिनियम का, ये भी नहीं होता। ये दोनों पेयर आप याद रखिए। तो मैं अगर मैं दिखाना चाहूँ तो है क्या कि पहला ये है कि बेरिलियम के कंपैरिजन में बोरन का आईपी की बात हो रही है, ध्यान दीजिए मैं इसमें आईपी की बात आपसे कर रहा हूँ, आईपी की बात हो रही है। तो बेरिलियम से हाई होना चाहिए बोरन का, लेकिन ये नहीं होता। सही क्या आप जानते हैं, तो सही में आप जानते हैं बेरिलियम का हायर होता है देन बोरन। ये बात हमने कल एक्सप्लेन किया था, आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। उसके ठीक नीचे में भी ये एक्सेप्शन लागू होता है। तो सेकेंड एक्सेप्शन क्या इसके नीचे है थर्ड पीरियड में, और वहां क्या है कि मैग्नीशियम के कंपैरिजन में किसका हाई होना चाहिए हाई एल्युमिनियम का, लेकिन ये भी नहीं होता, आप जानते हैं ये भी नहीं होता, रॉन्ग है। तो राइट क्या है कि मैग्नीशियम का हाई है देन एल्युमिनियम, ये राइट है, ये करेक्ट है। और उसका रीजन आपको बताया गया था, आपको अच्छी तरह याद है। अगर मैं रिकैपिंग कर दूं दोबारा तो मैंने लिखा था कि बेरिलियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा जाए तो हमें लिखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे 1s2 और 2s2, क्योंकि बेरिलियम का 4 होता है और बोरन का आपने कहा था 5 होता है, और यहाँ हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p1, 2p1 ये देख रहे हैं आप। तो बताया गया था कि अगर न्यूक्लियर चार्ज की बात करें तो आप देख रहे हैं कि बोरन का हाई है 5 है, तो इस तरह से इसका हाई होना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग शील्डिंग इफेक्ट, सॉरी हम लोग पढ़े हैं क्या, पेनिट्रेशन इफेक्ट हम लोग पढ़े हैं। और पेनिट्रेशन इफेक्ट में कहा गया था कि जो एस ऑर्बिटल्स होते हैं, किसी भी सेल के जो एस ऑर्बिटल्स होते हैं वो सबसे अंदर होते हैं, यानी मोस्ट पेनिट्रेटेड होते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर 2s है और यहाँ पे 2p है, यानी यहाँ का इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन 2s से निकलेगा और यहाँ यहाँ से 2p से निकलेगा, है ना। आप देख रहे हैं अगर न्यूक्लियस अगर है तो आप जानते हैं कि s पहले होता है, उसके बाहर p होता है, उसके बाहर d होता है, उसके बाहर f होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2s जो है वो न्यूक्लियस के पास है, यानी इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा इन कंपेरिजन टू p। s से इलेक्ट्रॉन निकालना आप देख रहे हैं p की तुलना में क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, क्योंकि s जो है न्यूक्लियस के क्लोजर है। और इसी वजह से आप देख रहे हैं बेरिलियम जिसके पास s इलेक्ट्रॉन है उसका आईपी हाई हो जाता है देन बोरन जिसके पास p इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है, ठीक है ना। ये बात आप देख चुके हैं, और वही सेम एक्सप्लेनेशन अप्लाई हो जाए किस पर, यहाँ पर मैग्नीशियम और एल्युमिनियम कपल पर भी, ठीक है ना। आई होप कि ये दोनों ही अब आप समझ गए होंगे, इसमें कोई गलती आप नहीं करेंगे। तो बोलिए अगर आप लोगों का क्लियर हो तो आगे बढ़ा जाए, जल्दी बताइए क्या इस एक्सेप्शन का हमारे पास एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन क्या है कि बेरिलियम क्या है, बेरिलियम आप देख रहे हैं कि लेफ्ट में है, बोरन राइट में है उसी सेम पीरियड में। तो राइट वाले की आईपी एज ए रूल हाई होनी चाहिए, बट किसकी हाई हो जा रही है, लेफ्ट वाले की, बोरन की हाई हो जा रही है, ठीक है ना।
तो इस बात को आप समझिए कौन सा इफेक्ट अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कौन सा, पेनिट्रेशन इफेक्ट, है ना। सिंस s orbitals are more penetrated than p orbital, therefore removal of electron from s orbital is quite difficult than that from p orbital. This makes the ip value of beryllium higher than that of boron. यही बात है ना, ये बात हमने आपसे कहा था। आई होप मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए ओके, अच्छी बात है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट फैक्टर। फैक्टर का ही सारा खेल है, फैक्टर जानते रहिए, फैक्टर से हमारे जो एक्सेप्शंस हैं वो एक्सप्लेन होंगे और उसके बाद से हम अपने क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। हाँ, जरा कोशिश आप ये करिए कि सब एग्जाम्पल्स आपको याद रहें। एग्जाम्पल याद रहेंगे तो उस कंडीशन क्या हो जाएगा, आपको अलग से अब पता चला कि हम लगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने, उसमें हमारा टाइम लगेगा। तो टाइम अगर बचाना है तो जितने भी एक्सेप्शनल केसेज हैं इनकी जो प्रैक्टिस करनी है अपने घर पे बैठ के लिख लिख के कर डालिए, ताकि आपको ये बात बिल्कुल रट सी जाए कि जब भी क्वेश्चन पूछेगा बस हम समझ जाएंगे यार एक्सेप्शनल केसेस का रीजन होता है, हमारा टाइम यहाँ पर अलग से खर्च ना हो। तो टाइम अगर बचाना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक। चलिए आते हैं अगला नेक्स्ट फैक्टर। नेक्स्ट फैक्टर होता है इफेक्ट ऑफ हाफ एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स। इफेक्ट ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स, अब जो भी नंबर देख लीजिए अपना। इफेक्ट ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स, फुल फील्ड ऑर्बिटल्स। हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल का इफेक्ट जो होता है वो भी दिखता है यहाँ पर। तो इफेक्ट ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स। अब आप जानते हैं कि जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं दे शो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। हाफ एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स शो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि सच ऑर्बिटल्स कह लीजिए, या थोड़ा सा इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ये बात जरा सा आप याद रखिएगा। और आप जानते हैं कि हमेशा जो एक्स्ट्रा स्टेबल कन्फिगरेशंस हैं वो फेवर किए जाते हैं। इसका मतलब कि अगर कहीं पर कोई ऐसा एटम है या आयन है जिसके वैलेंस सेल में या तो जो ऑर्बिटल्स हैं या सबसेल्स कह लीजिए जो फुल फील्ड हो या हाफ फील्ड हो, तो वहाँ पर ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, और जो ज़्यादा स्टेबल होता है वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है, और इसीलिए ऐसे एटम्स का जो आईपी वैल्यू होता है वो हाई होता है, ठीक है ना। अब देखिए फिर वहीं पे जाइए, इसका देखिए क्या आपको एक्सेप्शन मिलेगा इसके हिसाब से, या इस पर बेस्ड जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है, अगर सेकेंड पीरियड में ही आप जाएं, हाँ ये बात आप पहले से याद रखिएगा कि जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाएंगे किसी पीरियड में लगातार रेडियस जो होती है जनरली डिक्रीज करती है, तो आईपी वैल्यू इंक्रीज करना चाहिए, ये बात आप दिमाग में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अगर हम सेकेंड पीरियड में ही अगर जाते हैं मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या मिलता है आपको, ऐसे लिखिएगा कौन सा, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हम आते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पे, यहाँ पर आपको मिलता है एक्सेप्शन एन और ओ, पूरा लिख ही लें। अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे लिथियम है, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, है ना, ये है। आगे भी और कर लीजिए चाहे तो, फ्लोरीन और नियान। और इसी लगे थर्ड पीरियड का भी कर दीजिए। थर्ड पीरियड में हमारे पास कौन सा होगा, तो थर्ड पीरियड में अगर हम जाते हैं तो मिलेगा, आप जानते ही हैं कौन सा मिलेगा, यहाँ पे सोडियम। थर्ड पीरियड में कौन मिलेगा, सोडियम, मैग्नीशियम, सब आपको याद ही है, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ये मिलेगा। एक बात हम जानते हैं कि अराउंड द पीरियड क्या होना चाहिए, रेडियस डिक्रीज करने के साथ आईपी इंक्रीज करना चाहिए, यानी कि ये बात भी हम लिख ही ले रहे हैं ताकि आपको
याद रहे ढंग से। और ये है क्या, along द पीरियड क्या होता है, IP goes on increasing with डिक्रीज इन साइज। ये रूल है हमारा, डिक्रीज इन साइज, ये हमारा है ना। और अगर ये सही है तो इसका मतलब ये, जरा इस कपल पे आइए, एन और ओ कपल पे आइए, एन एंड ओ कपल, और उसके ठीक नीचे भी आइए, देखिए यहाँ पे एन और ओ कपल एंड पी एन एस पेयर, ये इस पे आ जाइए। तो आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन जो है वो लेफ्ट में है और ऑक्सीजन राइट में है। हम जानते हैं कि जो राइट में होते हैं उनकी आईपी वैल्यू हाई होती है, लिखा ही है, आईपी गोज ऑन इंक्रीजिंग विथ डिक्रीजिंग साइज। एंड जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं, लगातार जो साइज होती है वो घटती जाती है और आईपी वैल्यू बढ़ती जाती है। इसका मतलब हुआ ना। हालांकि आप जानते हैं यहाँ पर हमने एक्सेप्शन पढ़ा था रेडियस का, तो चलिए वो बात हो चुकी है, यहाँ पे फिर दोबारा क्या जाए। तो इसका मतलब कि रूल क्या कहेगा आपका, रूल ये कहेगा कि n की जो आईपी है o की आईपी से कम होनी चाहिए ना, यानी n के कंपैरिजन में o की आईपी हाई होनी चाहिए, ठीक। और इस तरह से p के कंपैरिजन में s की आईपी भी हाई होनी चाहिए, p के कंपैरिजन में s की आईपी भी हाई होनी चाहिए। यानी जो राइट साइड में है, जिसका एटॉमिक नंबर हाई है, जिसका न्यूक्लियर चार्ज हाई है, जिसकी रेडियस छोटी है, उसकी आईपी हाई होनी चाहिए, रूल यही कहता है ना। लेकिन ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये दोनों ही रॉन्ग है, दोनों ही उल्टा होता है। एन की फर्स्ट आईपी ओ से हाई होती है और पी की फर्स्ट आईपी एस से हाई होती है, दोनों ही एक्सेप्शंस हैं, ठीक है ना। तो हम पेज बदलते हैं, आपको दिखा रहे हैं रूल ये क्या कह रहा है कि n के कंपैरिजन में क्या होना चाहिए, o की आईपी हाई होनी चाहिए, जबकि ये रॉन्ग है। और ऐसे ही हमने कहा p के कंपैरिजन में s की आईपी हाई होनी चाहिए, ये भी रॉन्ग है। राइट क्या है, इसका ठीक अपोजिट राइट है। ये राइट रॉन्ग है ना, ये रॉन्ग है। तो राइट क्या है कि n की फर्स्ट आईपी हाई होती है देन ऑक्सीजन, ये राइट है। और ऐसे p की आईपी हाई होती है देन सल्फर, ये राइट है, याद रखिएगा। क्रॉस मत आपने रॉन्ग मान लिया, ये है। इसका हमको ढूंढना है एक्सप्लेनेशन, तो आप कहाँ जाइए, वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। n और o को हम लेके एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, p और s पे वही आपका अप्लाई हो जाएगा, सेम अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि n के नीचे तो आपका p होता है ना। तो जो रूल आपका n पे अप्लाई होगा सेम अप्लाई हो जाएगा फास्फोरस के साथ, और जो o पे अप्लाई होगा वही अप्लाई हो जाएगा s के साथ, ठीक। चलिए आते हैं। तो n का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आप जानते हैं, होता है 7। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2 और 2p3। अब ये ऑक्सीजन के पास एटॉमिक नंबर कितना इसका होता है, इसका होता है 8। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2 एंड 2p4। जरा सब वैलेंस सेल जहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है उनके कॉन्फ़िगरेशन पे आप जाइए। इनका है 2p3, यहां से निकलेगा लास्ट इलेक्ट्रॉन, और इनका है 2p4, देख रहे हैं ना। लास्ट इलेक्ट्रॉन इनका कहां से निकलेगा, 2p से निकलेगा, इनका भी 2p से निकलेगा। इसका मतलब कि यहां पर पेनिट्रेशन इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा, याद रखिएगा। अगर सेम सबसेल से इलेक्ट्रॉन निकला है तो पेनिट्रेशन इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा। ये भी p से निकल रहा है, ये भी p से निकल रहा है, तो पेनिट्रेशन यहाँ पर लागू नहीं होगा, है ना। पेनिट्रेशन कब लागू होगा, जब एक का इलेक्ट्रॉन निकले s से, एक का निकले p से। एग्जाम्पल कौन सा था, बेरिलियम और बोरन वाला, आपको याद ही है। तो पेनिट्रेशन यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि पेनिट्रेशन इफेक्ट वहां अप्लाई होता है जहां पे सबसेल्स या ऑर्बिटल डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या रीजन है, तो आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, और ये दिखाई पड़ रहा है कि n के पास क्या दिखाई पड़ रहा है, p3, देख रहे हैं ना, हाफ फिल्ड, ये देखिए ऐसा हाफ फिल्ड है। और अभी अभी हमने आपसे कहा है कि जो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड जो सबसेल्स होती हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस मोर स्टेबल होते हैं। इसका मतलब n के पास क्या है, हाफ फिल्ड है, मतलब मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो नहीं है किसके पास, p के, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास, यहाँ p4 है।
हाफ फील्ड आप जानते हैं P3 होता है और फुल फील्ड P6 होता है। तो N के पास आप देख रहे हैं कि हाफ फील्ड है, मतलब मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जबकि P के पास ना तो यहाँ पे हाफ फील्ड है ना ही फुल फील्ड है। तो आप जानते हैं अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या कि जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल होता है वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है, एंड दैट्स व्हाई फर्स्ट IP ऑफ नाइट्रोजन बिकॉज ऑफ हैविंग क्या more stable electronic configuration is higher than that of oxygen, although oxygen lies right to nitrogen। आप देख चुके हैं ना कि नाइट्रोजन के बगल में ऑक्सीजन होती है, दाहिने होती है, और हम रूल क्या पढ़ रहे हैं, लेफ्ट से राइट में जाने पर रेडियस डिक्रीज होती है और आईपी इंक्रीज करती है। तो इसका मतलब कि ओ की आईपी हाई होनी चाहिए, यहाँ पे ये बात होनी चाहिए, लेकिन देखिए रॉन्ग काट दिया हमें, गलत है। सही क्या, ये वाला सही है। तो क्यों हो गया, साफ साफ आपको दिखाई पड़ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, साफ साफ आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। इनके पास क्या है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि मोर स्टेबल। इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके लिए हम लिख सकते हैं क्या, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन। और इनको क्या लिख सकते हैं, लेस स्टेबल ना, इनको हम लिख सकते हैं लेस स्टेबल, ये है लेस स्टेबल, या अनस्टेबल कह सकते हैं, लेस स्टेबल कह लीजिए या अनस्टेबल कहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन का जो पेयर है आपको याद होना चाहिए रीजन के सहित, क्योंकि क्वेश्चन तो रीजन पे भी आता है ना। तो दोनों बात आपको याद रखना चाहिए। ये जो होना चाहिए था वो ये है, देखिए हमने काट दिया, यानी रॉन्ग है, ये लिख भी दे रहा हूं, ये रॉन्ग है, और ये क्या है, राइट है। क्यों है, सारी बात आपके सामने आ चुकी है, ठीक है। अब आप लोग जरा बताइए, बेरिलियम और बोरन में आपने कहा था बेरिलियम का आईपी हाई होता है देन बोरन, हालांकि बेरिलियम बाएं है, लेफ्ट में है, और बोरन राइट में, उसका एक रीजन मैंने बताया था। क्या आपको लग रहा है कि जो रीजन यहां दिख रहा है वो रीजन बेरिलियम बोरन कपल पर भी अप्लाई होता है क्या, चेक करिए। तो बेरिलियम की आईपी बोरन के आईपी से हाई होती है, इसके टू रीजन होते हैं, टू रीजन। एक रीजन हमने डिस्कस किया क्योंकि उसमें सेकंड रीजन हमने बताया नहीं था। अब आप जरा सा फिर से वापस जाइए और बेरिलियम और बोरन कपल के बारे में पता करिए। हम लोगों ने कहा था कि बेरिलियम किधर है, बेरिलियम तो लेफ्ट में है, बोरन राइट में है, तो इसकी आईपी हाई होनी चाहिए। ऐसे ही कहा था इसके ठीक नीचे वाले मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, ये कहा गया था एल्युमिनियम राइट में है तो इसकी आईपी हाई होनी चाहिए, लेकिन कहा था नहीं, ये दोनों चीजें गलत है, दोनों ही रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। राइट क्या है, इसका उल्टा कहा गया था, बेरिलियम की जो आईपी होती है वो बोरन से हाई होती है, और ऐसे ही मैग्नीशियम की जो आईपी होती है वो एल्युमिनियम से हाई होती है। ये रॉन्ग, इसको राइट कहा गया था, इसको हम लोगों ने राइट कहा था, ये राइट है, ये राइट है। तो जरा बताइए, तो बेरिलियम और बोरन के लिए जो एक्सप्लेनेशन है सेम एक्सप्लेनेशन इज एप्लीकेबल फॉर द मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम। तो अब जरा बताइए कि इसके लिए आपको क्या लग रहा है, खाली बस पेनिट्रेशन इफेक्ट रिस्पॉन्सिबल है या हाफ फील्ड फुल फील्ड मतलब स्टेबिलिटी वाला भी कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई हो रहा है? हाँ बिल्कुल नहीं, सही है। आप लिख के देखिए तो अब आपको दिखाई दे जाएगा, अब दिख जाएगा ना, अब तो हो चुका ना, अब देखिए जाएगा, अब तो क्या दिखेगा, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 and 2s2, बोरन एटॉमिक नंबर 5, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 and 2p1, ठीक। क्लियरली आप देख रहे हैं कहां से इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है, यहां निकलेगा 2s से, यहां निकलेगा 2p से, तो यहाँ पे s से, यहाँ से p से, सेम सेल है, ये 2 का s है, ये 2 का p है, सेम सेल के ऑर्बिटल्स हैं, तो पेनिट्रेशन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ये क्या है, हम जानते हैं न्यूक्लियस के मोर क्लोजर कौन होता है, एस होता है, इसके बाहर पी आता है, आप जानते हैं, है ना। तो एक रीजन है, दूसरा रीजन भी अब आपको साफ साफ दिख रहा है, वो ये है
कि बेरिलियम के पास S2 है, फुल फील्ड, देखिए फुल फील्ड है, और P के यहाँ पर बोरन के पास क्या है 2p1, ना तो P3 है और ना ही P6 है, ना तो हाफ फील्ड है ना ही फुल फील्ड है। तो अब इतना पढ़ने के बाद इस कपल पे जाके आपको साफ साफ दिख रहा है कि देयर आर 2 रीजन्स फॉर हायर IP ऑफ बेरिलियम देन बोरन, है ना, 2 रीजन हैं। पहला कौन रीजन है? पेनिट्रेशन इफेक्ट वाला, कि बेरिलियम हैज मोर पेनिट्रेटेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब S इलेक्ट्रॉन देन बोरन यानी कि P इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन क्या है कि बेरिलियम हैज क्या? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दैट इज S2, बट बोरन हैज नीदर P3 नॉर P6, ना तो यहाँ P3 है ना P6 है, यानी बोरन के पास कोई स्टेबल कन्फिग्रेशन नहीं है। तो अब 2 रीजन पे जाइएगा वापस कि बेरिलियम बोरन कपल या पेयर हो, चाहे मैग्नीशियम एल्युमिनियम पेयर हो, इन दोनों में जो IP का एक्सेप्शन दिख रहा है उसके लिए एक नहीं बल्कि 2 रीजन हैं। हमने पहले आपको सिंगल रीजन इसलिए बताया था क्योंकि वहां पर हम लोगों ने सेकंड वाला भी नहीं पढ़ा था। अब हम चूंकि सेकंड वाला भी पढ़ चुके हैं इसलिए अब हम लोग इसको आसानी से बता पाएंगे कि यहाँ पे एक नहीं बल्कि 2 रीजन हैं, ठीक है ना। तो ये सारे जो होते हैं वो हमने फैक्टर्स को डिस्कस कर दिया अपने एग्जाम्पल के साथ, एक्सेप्शन के साथ। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सारी बातें, ठीक है। इस तरह के जो रूल बेस्ड जो आर्डर्स होते हैं, जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जो एक्सेप्शंस होते हैं, वो फर्स्ट और सेकंड पीरियड पे ही मेनली अप्लाई होते हैं। थर्ड पीरियड में जैसे आप जाएं तो वहां पर डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, फोर्थ में जाएंगे वहां से आपका इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, और उनके जाने से चीजें बड़ी कॉम्प्लेक्स टाइप की हो जाती हैं, उनका इंटरेक्शन इंटरप्ले बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए उन पर ये सारी बातें स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से अप्लाई नहीं होती। जो रेगुलरिटी आप S और P ब्लॉक के एलिमेंट्स में देखेंगे पीरियडिसिटी को लेकर के या पीरियडिक प्रॉपर्टी को लेके, उस तरह का आप जानते हैं कि आपको डी ब्लॉक में नहीं दिखाई पड़ेगा। वहां पर ढेर सारे आपको दिखाई पड़ेंगे, वहां पर इम्बैलेंसेज हैं, ढेर सारी बातें वहां पर आपको अलग अलग तरह की दिखाई देंगी। जब उनको पढ़ेंगे तो उनको देखेंगे, लेकिन अभी तो प्रेजेंट टाइम में आप यहाँ पे इन सारी पीरियडिक प्रॉपर्टी को लेकर जो क्वेश्चन बनता है वो अपने S और P ब्लॉक से मिलता है, जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन के मतलब कॉन्सेप्ट के ऊपर है। अगर आप कॉन्सेप्ट अगर आप जानते हैं, उसकी प्रैक्टिस अगर आपके पास है, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं और एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अच्छा, पहले थोड़ा सा आप लोग कमेंट देख लूं। आप लोग बताइए, जितनी बातें हम लोगों ने आज पढ़ी अब तक, इनमें से अगर किसी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, बताइए। आपके कमेंट हम देख रहे हैं। अब तक हम लोगों ने जो बातें पढ़ी हैं, हमने जो एक्सेप्शंस देखे हैं, अगर इनको लेके कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन अगर आपके पास हो या कोई अलग से ही कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट देख रहे हैं। चलिए, नेहा का कोई डाउट नहीं है तो अब क्वेश्चन लिया जाए। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जिसमें आप लोग IP को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, IP को डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अच्छा, एक क्वेश्चन और जा देखिए, एक और बात समझिए। अभी अभी हमने कहा कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन की फर्स्ट IP हाई होती है देन ऑक्सीजन, बट सेकेंड IP के लिए ठीक इसका उल्टा होता है। इसको भी यहीं पे लेते चलते हैं, इसको भी यहीं डिस्कस कर लें तो हम लोग अच्छा देखिए, एक बात आप और समझें, जब आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे होते हैं S ब्लॉक में, P ब्लॉक में, चाहे जाके आप D ब्लॉक की बात करते हैं, कहीं बात करते हैं, तो वहां पर यही सारी की सारी बातें आती हैं। अगर ये सारी बातें अगर आपकी ढंग से क्लियर हैं तो जिस समय आप लोग अपने ग्रुप डिस्कशन या ब्लॉक डिस्कशन करेंगे, S ब्लॉक पढ़ेंगे, P ब्लॉक, D ब्लॉक या ब्लॉक पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा परेशान होना नहीं पड़ेगा, बड़े आराम से बातें एक्सप्लेन हो जाएंगी, ठीक है ना। चलिए, मैं क्या रख रहा हूं अपने पास, एक क्वेश्चन, एक डाउट ये है, देखिए ऐसा, फॉर फर्स्ट IP पे क्या बात लागू होती है, आप जानते हैं कि क्या होता है, फर्स्ट IP ऑफ नाइट्रोजन इज हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, है ना। बट फॉर सेकेंड IP इसका उल्टा हो जाता है। फॉर सेकेंड IP, जो सेकेंड IP होती है वो उल्टी होती है, यानी कि O की हाई हो जाती है देन N। जरा सोचिए आप लोग, ऐसा क्यों है? फर्स्ट IP N की हाई है देन ऑक्सीजन,
और सेकेंड आईपी ओ की हाई है देन नाइट्रोजन। तो जिसकी फर्स्ट आईपी हाई है उसकी सेकेंड आईपी लो हो जाती है, और जिसकी फर्स्ट आईपी लो है उसकी हाई हो जाती है। सीक्वेंस उल्टा हो जाता है। जरा सोचिए आप लोग। तो फर्स्ट आईपी तो हो ही चुका है, सेकेंड आईपी एन की ओ से कम क्यों हो जाती है? ये वाली बात तो हम डिस्कस कर चुके हैं, यहां तो कुछ करना नहीं है, हो चुका है। सेकेंड आईपी में जरा देखिए, सेकेंड आईपी में सीक्वेंस रिवर्स हो गया, ओ का हाई हो गया देन नाइट्रोजन। सोचिए, बहुत इजी है, बहुत इजी है। फिर वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के पास जाइए, हम क्या करेंगे देखिए, ऐसा बहुत इजी है। वो बातें है एन के पास आइए। चलिए, ये हमारा एन है, एटॉमिक नंबर 7, कन्फिग्रेशन है 1s2। अगर मैं इसके नीचे लिखता हूं अगर थोड़ा सा, तो एन का हमको क्या मिलता है? हमको वैलेंस सेल कन्फिग्रेशन एन के लिए मिलता है क्या? s2p3, जो कि स्टेबल कन्फिग्रेशन है ना। और इसलिए अगर यहां से हम इलेक्ट्रॉन अगर निकालना चाहेंगे तो हमको हायर यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके यहाँ पे आपका n प्लस बनेगा, है ना। यहाँ पर आप एनर्जी सप्लाई करेंगे, इसी का नाम क्या है? आईपी है, फर्स्ट आईपी है ये। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया इस n से, जब n प्लस बन गया, तब आप साफ साफ देख पा रहे होंगे, जब n प्लस बन गया तो n प्लस का कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? इससे इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा ना, इसका हो जाएगा s2 और p2 हो जाएगा। ध्यान दीजिए जरा सा, इसका ये है और इसका ये है। नाइट्रोजन का आप देख पा रहे हैं क्या था? s2p3। और जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, ध्यान दीजिए, तो इसके लिए जो एनर्जी हम सप्लाई करेंगे वही तो कहलाएगा हमारा सेकेंड आईपी। ये हमारा सेकेंड आईपी होगा। और आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि यहां पर अब इसके पास स्टेबल कन्फिग्रेशन नहीं है। ठीक है ना। आई होप आप लोग सही लिख रहे होंगे। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि एन के साथ क्या है कि जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फर्स्ट आईपी की बात होगी, तो वहां पर इसके पास क्या है? s2p3 स्टेबल कन्फिग्रेशन है। जबकि सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए n प्लस के पास स्टेबल कन्फिग्रेशन नहीं है, s2p2 यहाँ पे हो गया। जबकि अगर हम O के पास आते हैं, मान लीजिए अगर हम O के पास आते हैं तो O पे हम पाएंगे क्या? हालांकि आप लोग बात समझ गए हैं, लेकिन हम पूरा ही कर दें। अगर हम O के पास आएंगे तो O का क्या होता है आप जानते हैं? O का कन्फिग्रेशन होता है क्या? s2p4 होता है। आप देख रहे हैं कि ये स्टेबल नहीं है, इसलिए अगर यहां से हमको फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर निकालना होगा तो इसके लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होगी, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट आईपी, वो आपने कहा था कि क्या होगी? लो होगी एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। अब एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद आ जाएगा O प्लस आपका आ जाएगा, और O प्लस का कन्फिग्रेशन क्या होता है आप जानते ही हैं। P4 से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, P3 हो जाएगा ना, इसका हो जाएगा S2 और P3। साफ साफ देख पा रहे हैं कि जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने की बात होगी, इसके लिए जब हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसको हम कहेंगे सेकेंड आईपी, तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि अब हमको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा, s2p3 से निकालना पड़ेगा। यानी कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो O प्लस है उसका कन्फिग्रेशन क्या? स्टेबल है। इसलिए आप देखें सेकेंड आईपी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। तो कन्फिग्रेशन अगर हम लिख लें तो हमको बहुत आसानी से ये अंतर या ये रीजन हमको दिख जाएगा साफ साफ कि सेकेंड आईपीओ की क्यों हाई होती है। क्योंकि सेकेंड इलेक्ट्रॉन कहां से निकलता है? मोनोवैलेंट कैटायन से निकलता है, और O के मोनोवैलेंट कैटायन में आप देख रहे हैं क्या है? स्टेबल कन्फिग्रेशन है। तो आप क्या कहेंगे कि मोनोवैलेंट कैटायन ऑफ ऑक्सीजन हैज स्टेबल कन्फिग्रेशन s2p3, बट दैट ऑफ नाइट्रोजन हैज क्या? s2p2 अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और यहाँ पे क्या है? मोनोवैलेंट कैटायन जो N का है, जिसके पास s2p2 कन्फिग्रेशन है, इसलिए यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना कंपैरेटिवली इजी होगा इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। ठीक है ना। इसलिए ऑक्सीजन के कंपैरिजन में नाइट्रोजन का जो सेकंड आईपी क्या हो जाएगा? लोअर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, N और O का कंपैरिजन हम कर रहे हैं। तो ये फैक्ट आपको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आना चाहिए। देखिए, आपको सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं देना है, आपको एक्सप्लेनेशन लिखना तो नहीं है, लेकिन आप जानते हैं इस पर क्वेश्चन आते हैं, इस पर स्टेटमेंट बनते हैं, इस पर ऑप्शंस बनते हैं।
इसलिए बात आपको जानना चाहिए। तो इस तरह से सब्जेक्टिव मैटर को ऑब्जेक्टिव पैटर्न में हमसे पूछा जाता है और वो हमको पता होना चाहिए। तो हम फाइनली क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि फर्स्ट आईपी ऑफ एन, अब देखिए एन और ओ की बात नहीं है, पूरा फैमिली एज होल की बात करें, पूरे नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, पूरी ओ फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, पूरी फैमिली एज होल की हम बात कर रहे हैं कि फर्स्ट आईपी ऑफ एन फैमिली मेंबर्स इज हायर देन दैट ऑफ ओ फैमिली मेंबर्स, बट सेकेंड आईपी ऑफ ओ फैमिली मेंबर्स इज हायर देन दैट ऑफ फर्स्ट एन फैमिली मेंबर्स। यही होगा ना? तो ये बात हमने आपको ढंग से दिखा दिया। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। रीजन क्या है मैं फिर रिपीट कर दूं। फर्स्ट आईपी के लिए इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? एन के एटम से निकलेगा। इसका कन्फिगरेशन क्या होता है? S2p3 होता है, जो कि आप दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे हाफ फील्ड है, यहाँ P3 हाफ फील्ड है, यानी मोर स्टेबल है। जबकि अगर इसी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने का हम O के पास जाएंगे तो देख रहे हैं O का क्या होता है? S2p4 होता है, न तो P3 है न P6 है। इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना कंपैरेटिवली इजियर होगा देन दैट ऑफ नाइट्रोजन एटम। दैट इज व्हाई फर्स्ट आईपी ऑफ N इज हायर देन दैट ऑफ O। साफ अब दिख रहा है? सामान्य भाषा में बात करें तो N के पास हाफ फील्ड P3 वाला मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, जबकि O के पास P4 है, यानी अनस्टेबल है। इसलिए अनस्टेबल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, यानी O से इलेक्ट्रॉन निकालना इजियर है। इसीलिए O की फर्स्ट आईपी जो होती है वो क्या होती है? लो होती है देन फर्स्ट आईपी ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है ना? फर्स्ट आईपी यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यहाँ पर हाई लिख दे रहे हैं, हाई है, हायर है। ध्यान दिए, मैं N और O की तुलना कर रहा हूं। इनका फर्स्ट आईपी क्या है? लोअर है। किसकी तुलना में? N की तुलना में। लेकिन जब सेकेंड आईपी की बात होगी तो आप जानते हैं सेकेंड आईपी में इलेक्ट्रॉन कहां से निकलता है? मोनोवैलेंट केटायन से निकलता है। और अगर मैं N प्लस पर आता हूं तो कन्फिगरेशन कितना हो जाएगा? इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, P3 का P2 हो जाएगा, S2p2 हो जाएगा, यानी क्या है? अनस्टेबल है। जबकि O प्लस क्या है? S2p3 है, स्टेबल है। तो अब ध्यान दीजिए, अब O के पास स्टेबिलिटी आ गई सेकेंड आईपी के लिए, तो सेकेंड आईपी क्या हो जाएगी? O की क्या होगी? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालने के रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। जबकि यहाँ पे क्या है? अनस्टेबल से इलेक्ट्रॉन निकालने के रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। और इसलिए सेकेंड आईपी के केस में क्या हो जाएगा? O का हाई हो जाएगा या हायर हो जाएगा देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। तो इस तरह से हमने N और O का एग्जाम्पल लेके दिखा दिया। अगर आप में से किसी को कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अब मैं इसके बाद कंक्लूजन लिख दे रहा हूं। एक्सप्लेनेशन हो चुका है और कंक्लूजन यही है। अब पूरे फैमिली एज होल की हम लोग बात करेंगे। वो क्या है? वो ये है कि N फैमिली के मेंबर जो होते हैं उनका फर्स्ट आईपी हाई होता है देन O फैमिली मेंबर, यानी कि फर्स्ट आईपी, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ N फैमिली, यानी इस फैमिली में जितने मेंबर हैं सब पर ये बात अप्लाई होगी। N फैमिली मेंबर्स, यानी खाली N की बात नहीं है, ये फास्फोरस की बात भी है, आर्सेनिक की बात भी है, एंटीमनी की बात भी है, बिस्मथ की बात, सबकी बात है। N फैमिली मेंबर्स इज हायर देन O फैमिली मेंबर्स। और ये रीजन मैं आपको बता चुका हूं, तो मैं यहां पे खाली फैक्ट लिख के छोड़ रहा हूं, एक्सप्लेनेशन आपको मैं बता चुका हूं। देन O फैमिली मेंबर्स, O फैमिली मेंबर्स, ये हो चुका एक्सप्लेन, है ना। बट क्या इसका उल्टा हो जाएगा ना? बट इट्स रिवर्स इज ट्रू, इसका उल्टा सही है। इट्स रिवर्स, इसका उल्टा, इज ट्रू किसके लिए? फॉर सेकेंड आईपी, सेकेंड आईपी। ये फैक्ट या इंफॉर्मेशन हो गई जिसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको पहले ही दे चुका हूं। ठीक है ना? आई होप कि अब आपको कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। और अब इसके बाद से आसानी से हम लोग ये सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं, बता चुके हैं, समझ में आ चुका होगा आपको। और अब इसके बाद हम इजीली क्वेश्चंस को क्रैक कर सकेंगे या सॉल्व कर सकेंगे। एक क्वेश्चन जल्दी से लेते हैं, आप इसका आंसर बताइएगा। तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? जो हमने ये बात डील किया
कि फर्स्ट जो आईपी हाई है किसकी, एन फैमिली की, होना चाहिए ओ फैमिली का, हो गया ज्यादा, हो गया हाई किसका, एन फैमिली का। क्यों ऐसा होता है, सारी बात हो चुकी है। लेकिन सेकेंड आईपी केस में इसका उल्टा हो जाता है, फर्स्ट आईपी किसका हो जाता है, ओ फैमिली का हो जाता है देन दैट ऑफ एन फैमिली मेंबर्स। और अब एन और ओ की कहानी नहीं है, पूरे फैमिली की कहानी हो गई, एन फैमिली के सारे मेंबर की फर्स्ट आईपी हाई होती है देन दैट ऑफ ऑक्सीजन फैमिली मेंबर्स, और इसका उल्टा भी होता है सेकेंड आईपी के लिए। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन लेते हैं और जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, अब इजी हो गया, इसमें कोई डाउट होना चाहिए, सारी बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना। जो डिस्कस किए उसी में से क्वेश्चन हम बना रहे हैं, तो बहुत इजी, यानी इतना पढ़ने के बाद अब ये क्वेश्चन आपका आपके लिए बहुत बिल्कुल आसान हो गया है। और लेकिन फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है ना। और वो सब लोग गलत करके आते हैं जो जनरल ट्रेंड पढ़े हैं कि लेफ्ट से राइट में जाने पर आईपी जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज करती है। ठीक है ना। तो ऐसे में गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन मेरा यह है कि मैं यहाँ पे 4 एलिमेंट लिख रहा हूँ, 4 एटम्स लिख रहा हूँ, और आप उनको उनके फर्स्ट आईपी की, देखिए अगर आईपी का नाम ना दिया हो, फर्स्ट आईपी सेकंड आईपी, तो आप बस उसको फर्स्ट आईपी ही समझेंगे, तो आप उनको आईपी मतलब फर्स्ट आईपी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। हमारा क्वेश्चन है उसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, ये हमारे पास है, बोरन है, फिर यहाँ पे एल्यूमिनियम है, यहाँ पे हमारे पास बेरिलियम है, फिर यहाँ पर मैग्नीशियम है। हमारे पास है 4 एलिमेंट्स हैं, 4 एटम्स हैं। आप क्या करिए, इसको आईपी के या फर्स्ट आईपी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। तो हमारा क्वेश्चन है करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर of IP for these atoms is, और आप जानते हैं आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन रहते हैं, मैं कोई ऑप्शन आपको नहीं दे रहा हूं, हमको यहाँ पे करेक्ट आंसर दीजिए। घर पे जब आप पढ़ रहे हो, जब आपका सफिशिएंट टाइम हो, तो उस समय आप यानी फर्स्ट टाइम में तो आप कतई ऑप्शन मत देखा करिए, बिना ऑप्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। आपके पास टाइम की कोई कमी नहीं होती घर पे, हालांकि हम लोग के पास यहाँ बहुत टाइम नहीं है, लेकिन जब भी आप अपने स्टडी रूम में बैठे हैं, घर पे बैठे हैं, एग्जाम में आप नहीं बैठे हैं, तो आपका सफिशिएंट टाइम है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करके डायरेक्ट उसमें से करेक्ट आंसर ढूंढिए कि ABCD में से कौन सा करेक्ट है। ये नहीं कि लगे वहां पे गेस करने की ये वाला है कि बी वाला है कि सी वाला है, नहीं। क्वेश्चन पढ़िए, रुक जाइए, बंद करिए अपना क्वेश्चन पेपर, हटाइए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आ जाए उसी को ढूंढिए कि ABCD में किस ऑप्शन में वो लिखा हुआ है। इसको कहते हैं प्रिपरेशन, और अभी आपको ऐसे ही करना चाहिए। अभी मत चारों ऑप्शन देख के लगिए सॉल्व करने, तो फिर कॉन्सेप्ट बन नहीं पाएगा। इसलिए क्वेश्चन देखिए, आंसर निकाल लीजिए, और फिर बाद में उस आंसर को ABCD में ढूंढिए, किस में है, ए में है कि बी में है कि सी में है कि डी में है। ये पढ़ने का सही तरीका होता है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाना है तो। बताइए, जल्दी बताइए आप लोग। यानी यहाँ पे मिक्स्ड बातें हैं, रेडियस वाला फैक्टर भी काम करेगा और स्टेबिलिटी वाला फैक्टर भी काम करेगा। मैं हिंट कर दूं, जिनके पास नंबर ऑफ सेल्स हाई होते हैं उनकी रेडियस लार्ज होती है और आईपी लो होती है। जिनके पास नंबर, यानी अगर नंबर ऑफ सेल का डिफरेंस है, तो जिसका नंबर ऑफ सेल हाई होगा जिनके पास, उनकी आईपी लो हो जाएगी। ठीक है ना। तो इस फैक्ट को भी आप शामिल करके रखिए, और स्टेबिलिटी वाला फैक्टर भी देखिए। थोड़ा फास्ट करिए, अब आप लोग तो स्पीड बढ़ जानी चाहिए आप लोगों की। पेन कॉपी लेके क्लास में बैठा करिए। ऑनलाइन को भी बिल्कुल ऑफलाइन की तरह समझिए, बिल्कुल वैसी तैयारी रखिए अपनी। इमेजिन करिए कि बिल्कुल हम ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं, टीचर के सामने ही बैठे हैं, हमको कॉपी पेपर पर आंसर सॉल्व करके देना है। बोरन, मैग्नीशियम, बेरिलियम और एल्यूमिनियम,
ये नेहा का ऑप्शन है, बोरन, मैग्नीशियम, बेरिलियम और एल्यूमिनियम। नेहा आपने तो बहुत बड़ी गलती कर दी भाई। अभी हम लोग डिस्कस किए हैं कि बेरिलियम की आईपी बोरन से हाई होती है, और आपने क्या कर दिया, बोरन का हाई कर दिया बेरिलियम से। हमको लग रहा है नेहा आप जो हैं, जो सिंबल जो होता है वो लगाने में आपसे गलती हो रही है। सिंबल लगाने में आपसे गलती हो रही है, बात आप समझ तो रही हो, लेकिन आप क्या कर रही हैं, सिंबल लगाने में गलती कर रही हैं। आप देखिए क्या लिखा है, आपने लिखा है बोरन, इसके बाद लिखा है मैग्नीशियम, इसके बाद लिखा है बेरिलियम, और फिर लिखा है आपने क्या, एल्युमिनियम, ऐसे साथ लिखा है, बोरन, मैग्नीशियम। हाँ, चंचल ने लिखा है बेरिलियम, बोरन, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। हाँ बिल्कुल ठीक है, चंचल का फर्स्ट टाइम में ठीक हो गया, और नेहा आपने अब ठीक कर लिया है। लेकिन एक बात समझ लीजिए आप लोग, रीकैपिंग का जो चांस है एग्जाम में नहीं मिलता है। वहां तो आपने आपने वहां पे ग्लोब्यूल को कलर कर दिया होगा, ब्लैक कर दिया होगा मार्कशीट में, बस वो तो हो गया। तो अगर नेगेटिव मार्क की व्यवस्था होगी, हालांकि नहीं है तो नेगेटिव मार्क नहीं मिलेगा, लेकिन 0 तो हो ही जाएगा ना। तो मैं समझ रहा हूं नेहा आपसे गलती क्या हो रही है कि सब्जेक्ट समझने में कोई गलती नहीं है, आप सिंबल लगाने में गलती कर, आप गलती आप 2 दिन से कर रही हो। गलती एक बार हो ठीक है, रिपीट नहीं होनी चाहिए, प्रयास ये करिए, गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है, अब आप लोग बिल्कुल ठीक हो गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं बोरन के पास कितनी सेल्स हैं, अभी हम लोग कन्फ्यूजन जानते ही हैं। यहाँ पे 2 सेल्स हैं, ये सेकंड पीरियड का है, बेरिलियम भी सेकंड पीरियड का है, मैग्नीशियम आप जानते हैं कि थर्ड पीरियड का है, और एल्यूमिनियम भी थर्ड पीरियड का है। और अभी सारी बातें डिस्कस हुई हैं, सेकंड वालों की हाई होगी देन थर्ड, और स्टेबिलिटी लैब यहाँ पर अप्लाई होगा। तो थोड़ा सा सेकंड क्लास का टाइम हो गया है, तो एक्सप्लेनेशन आप लोग समझ गए हैं, आपके आंसर सही आ ही गए हैं। अगले क्लास में इसको फिर दोबारा हम फार्मली एक्सप्लेन भी कर देंगे उन लोगों के लिए जो लोग अभी क्लास में नहीं है। ठीक, तो चलिए क्लास यहीं पर रोकते हैं। आई होप कि